गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आरएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए की चेन पे आरएनए कैसे बनता है। ठीक है, इसके लिए जो एंजाइम हमको चाहिए उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। शॉर्टकट में हम उसे कह देते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है ये काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी यूनिट से मिलकर ये बना होता है। तो कौन कौन सी यूनिट है? यूनिट मतलब चेन से मिलकर ये बना होता है। इसमें दो होती हैं अल्फ़ा चेन, एक होती है बीटा डैश चेन और एक होती है बीटा चेन और एक होती है ओमेगा चेन। ठीक है, तो टोटल इसमें 5 चेन होती हैं और ये 5 चेन मिलकर जो एंजाइम बनाती है इसको हम कोर एंजाइम कह देते हैं। ठीक है, इसमें जो अल्फ़ा चेन होती है ये क्या काम करती है? अलग अलग चेन का अलग अलग काम है। तो ये क्या करती है? बाइंड टू इनिशिएशन प्रोटीन, यानी कि जब आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होती है, देखिए आरएनए सिंथेसिस के लिए आरएनए प्राइम नहीं चाहिए। ठीक है, तो नो नीड ऑफ आरएनए प्राइम। जैसे डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हमें आरएनए प्राइम चाहिए था, यहाँ पे आरएनए प्राइम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी जो अल्फ़ा चेन होती हैं, अल्फ़ा प्रोटीन होती हैं, इसी में कुछ इस प्रकार की प्रोटीन या फैक्टर जुड़ जाते हैं जो इनिशिएशन करते हैं। इनिशिएशन मतलब शुरुआत करना, आरंभ करना। ठीक है, तो ये जो 2 अल्फ़ा यूनिट हैं, यहाँ पे हमें इकाई कह देते हैं। तो 2 अल्फ़ा में यहाँ पे यूनिट लिख देती हूँ, यूनिट मीन्स इकाई, और ये सब पाँचों के पाँचों मिलके कोर एंजाइम कहलाएंगे। तो 2 अल्फ़ा यूनिट जो होती है इसका काम क्या होता है? ये आरंभन प्रोटीन के साथ बंध बनाती है, आरंभन प्रोटीन के साथ जुड़ती है। ठीक है, ये प्रोटीन भी हो सकती है या फैक्टर भी हो सकता है, यानी यहाँ पे आरएनए प्राइम की ज़रूरत नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज अपने आप में सफिशिएंट है और ये सारे काम कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चेन है और अलग अलग चेन अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपका बीटा डैश यूनिट है, एक चेन जो बीटा डैश की है, इसका काम क्या होता है? ये डीएनए टेम्पलेट के साथ जुड़ती है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, डीएनए के 2 स्ट्रैंड जो होते हैं उनमें से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो बीटा डैश यूनिट जो होती है ये आपका बाइंड टू डीएनए टेम्पलेट, यानी ये डीएनए के टेम्पलेट श्रृंखला पर जुड़ जाता है। क्योंकि आप अभी चलो मैं अभी आपको बताती हूँ। बीटा डैश जो होता है डीएनए के टेम्पलेट श्रृंखला से जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीटा यूनिट। बीटा यूनिट क्या करता है? जो क्षार आते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्षार आप जानते हो, इसमें आपका एडेनिन है, यूरेसिल है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं इनको बाइंड करने का काम इनसे जुड़ने का काम करता है, इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो बीटा डैश यूनिट क्या करती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करती हैं। ओमेगा एक सपोर्टिव चेन है, ऐसे इसका कोई स्पेशल फंक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ और यूनिट होती हैं जो इस कोर एंजाइम के साथ जुड़ती हैं और फिर हट जाती हैं, इसका पार्ट नहीं होती, इसमें जुड़ती हैं और फिर हट जाती हैं। तो ये कौन सी हैं आपकी 2? इसमें आपका पहला है सिग्मा यूनिट। ठीक है, इसके सिंबल आपको याद रखना है, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा यूनिट। ये सिग्मा यूनिट जो है ये हमेशा जब भी आरएनए चेन का निर्माण स्टार्ट होगा, आरएनए चेन बननी शुरू होगी, तो ये सिग्मा यूनिट वहाँ पे अटैच हो जाएगी। यानी ये सिग्मा यूनिट जो है श्रृंखला, ये आरएनए के निर्माण को स्टार्ट करती है, आरएनए के निर्माण को आरंभ करती है। ठीक है, अब आरंभ कहाँ से होता है? कल मैंने आपको बताया था, TA बॉक्स बताया था आपको। डीएनए पर ऐसा प्लेस जहाँ पे थायमिन और एडेनिन क्षार की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है,
जहाँ पर इसको सिग्नल मिलता है कि अब मुझे यहाँ पे से आरएनए बनाना स्टार्ट करना है। तो आरएनए के निर्माण को आरंभ करती है। सीधी सी बात यह है कि सिग्मा जो है आपका किसे पहचानता है, इनिशिएशन पॉइंट को, इनिशिएशन पॉइंट। और इनिशिएशन पॉइंट क्या होता है आपका, प्रमोटर रीजन बताया था। तो सिग्मा जो है इनिशिएशन पॉइंट या प्रमोटर जीन को पहचानता है। ठीक है, प्रमोटर जीन को पहचानने का ये काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है दूसरा रो फैक्टर, RHO, रो सिंबल आप इसका ऐसे बनाएंगे। रो फैक्टर या कारक हम इसको कह देते हैं। ये रो फैक्टर जो होता है ये टर्मिनेशन ऑफ चेन में काम करता है, यानी कि जहाँ पे आरएनए चेन को बनना स्टॉप करना है वहाँ पे ये काम करता है। तो इसका काम क्या होता है, ये आपके जो आपका लास्ट वाला रीजन होता है, टर्मिनेटर रीजन, कौन सा रीजन, टर्मिनेटर रीजन को ये पहचानती हैं। तो रो फैक्टर का काम क्या होता है, टर्मिनेटर रीजन को या क्षेत्र को पहचानना और आरएनए की चेन को बनने से रोकना, चेन को बनने से रोकना। ठीक है, ये रो फैक्टर का काम है। तो जब भी ये जो फैक्टर्स हैं ये जब भी कोर एंजाइम के साथ जुड़ते हैं, जैसे सिग्मा अगर कोर एंजाइम के साथ जुड़ गया तो होलो एंजाइम बना लेंगे। ठीक है, रो फैक्टर कोर एंजाइम के साथ जुड़ गया तो आपका होलो एंजाइम बन जाएगा। क्लियर हो गया। होलो एंजाइम क्या हो जाता है, होलो एंजाइम में आपका आ जाता है सेकंड, ये जो भी कारक है हमारे आपके सिग्मा भी हो सकता है या रो फैक्टर भी हो सकता है। ये जब किसके साथ जुड़ते हैं, कोर एंजाइम के साथ, और ये जुड़ते भी हैं और ये हट भी जाते हैं, तो उनको हम होलो एंजाइम कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा। आप देख रहे हो आरएनए पॉलीमरेज एक अपने आप में एक सफिशिएंट स्ट्रक्चर है। दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ आरएनए प्राइम की ज़रूरत नहीं होती है, आरएनए प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। तीसरी बात यहाँ क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड हमें चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स क्षार हमें चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स तभी बनेंगे जब हमारे पास क्षार होंगे। क्षार में हमारे पास क्या है, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये चार क्षार हमको यहाँ पे चाहिए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए। ठीक है, अगला इसमें आप जानते हो कि जो डायरेक्शन होगी आरएनए निर्माण की वो क्या होगी, आरएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन होगी 5' to 3'। ठीक है, 5' to 3' का मतलब क्या है कि नए जो न्यूक्लियोटाइड है, नए न्यूक्लियोटाइड किस एंड पे जुड़ेंगे, 3rd एंड पर जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल इसमें इसकी बातें थी। अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा फिर आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ले जाना चाहती हूँ। देखिए, प्रोकैरियोट में आप जानते हो कि सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी एक ओपनिंग खुल जाएगी, कहीं पर का भी मतलब क्या है, जहाँ पर आपका TA रिच रीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे TA रिच रीजन ना कहकर आप किसी बुक में -10 और -35 बेस पेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हम उसको टैली करते हैं हम स्ट्रक्चरल जीन से, जो मैंने कल आपको समझाया था। कल मैंने आपको जैसे ये बताया था कि ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और ये आपका क्या होता है, प्रोमोटर रीजन होता है। ये प्रोमोटर था और ये टर्मिनेटर था। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रोमोटर रीजन आता है, तो पहले आता है स्ट्रक्चरल जीन से, इसलिए इसको माइनस में हम लिखते हैं। तो -10 का मतलब है कि स्ट्रक्चरल जीन से 10 जीन पहले, -35 का मतलब है कि 35 जीन पहले। ठीक है, तो अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो आप उसे TA रीजन से भी डिनोट कर सकते हैं, और उसका नाम क्या होता है, प्रिबनाउ बॉक्स। ठीक है, प्रिबनाउ बॉक्स इसको कह देते हैं हम प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में हम इसको कहते हैं हॉगनेस बॉक्स। ठीक,
तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया आपकी कैसे स्टार्ट होगी? ये यहाँ पे बबल्स बनेगा, जैसे मैंने आपको डीएनए से डीएनए बनना बताया था। और बबल्स जब बनेगा तो ये 5' से 3' में बनना स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे ये आगे खुलता जाएगा और पीछे ये बंद होता चला जाएगा। ठीक है। यूकैरियोट के केस में फिर वही बात है, यहाँ पे बीच में बबल्स बनेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बबल्स बनेगा। यहाँ पे इनिशिएशन आपका होगा, जहाँ से स्टार्ट होगा प्रोमोटर रीजन जिसको कहते हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन होगा और ये आपका क्या होगा? टर्मिनेटर पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये बबल्स फॉर्म यहाँ पर भी बनती हैं और ये बबल्स आपका जब इसमें आरएनए बन जाएगा तो फिर ये फोल्ड हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा, फिर आगे का बबल्स खुलेगा। ठीक है, तो ये सब काम जो है आपका एंजाइम्स और उनके साथ जो और यूनिट और फैक्टर होते हैं वो मिलके इस काम को करते हैं। तो अभी हम प्रोकैरियोट्स में आपको समझाते हैं कि कैसे ये होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसके बाद मैं आपको यूकैरियोट्स में बताऊंगी। यूकैरियोट्स में थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाता है। तो ये बहुत एक सिंपल मेथड है। ठीक है, अब हम इस बबल्स को खोल के देखते हैं। ठीक है, तो मैं इस यहाँ पे अभी इसकी बात कर रही हूँ। ये आपको कुछ इस प्रकार से, सीधा मैं इसको बनाऊँगी तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसमें कल मैंने आपको बताया था एक कोडिंग रीजन होता है और एक नॉन कोडिंग रीजन होता है। ठीक है, तो कोडिंग रीजन वो होता है जिसके जो हमें चाहिए, जो इसमें जो क्षारों का सीक्वेंस है वो हमें प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए। तो उसकी कोडिंग कहाँ होती है? उसके सामने वाले स्ट्रैंड पे होती है, जिसे हम टेम्पल स्ट्रैंड कह देते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हम इस प्रकार से लेंगे। पोलैरिटी इसमें ज़रूर आपको दिखानी है। तो अब इसमें क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है 5' 3' डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये आपका इसको हम मान लेते हैं नीचे, ये आपका प्रोमोटर रीजन है। ठीक है, यहाँ पे TA क्षार की अधिकता होगी, तो इसके सामने ये है, यहाँ पे आके आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एक कोर एंजाइम है। होलो एंजाइम तब बनता है जिसमें और फैक्टर आके जुड़ते हैं, तो इसमें सिग्मा फैक्टर आके जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे ही सिग्मा इसमें जुड़ता है तो सिग्मा इस चेन में पहचानता है कि कहाँ पे TA रिच रीजन है। ठीक है, सपोज़ ये आपका पूरा एक डीएनए है। ठीक, और ये आपका इसमें ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, इसमें सिग्मा जुड़ा हुआ है, बाहर से सिग्मा जुड़ गया इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें खाँच होती है और इस खाँच में जाके सपोज हम सिग्मा को सिग्मा जो हमने बनाया उसको इस साइन से दिखा रहे हैं हम, त्रिभुज की आकृति से, तो ये यहाँ पर आके जुड़ जाता है। ठीक है, और जब ये इसके पास जुड़ा होता है, यहाँ पे मैं इसको बना रही हूँ, तो इस चेन पे जब ये चलता जाता है तो ये पहचान लेता है कि यहाँ पे TA रिच रीजन है। ठीक है, यहाँ पे TA रिच रीजन है और अब हमें यहाँ पर से चेन को बनाना स्टार्ट करना है। तो जैसे ही सिग्मा इसको पहचान लेता है कि यहाँ पे आपका प्रोमोटर साइड है, प्रोमोटर साइड की विशेषता मैंने आपको क्या बताई है, ये वाला रिच रीजन होता है और इसको हम क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। हम हमेशा कोडिंग वाली श्रृंखला से उसको हम नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ ये अपस्ट्रीम है, 5' अपस्ट्रीम होता है, 3' डाउनस्ट्रीम होता है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या कहेंगे? अपस्ट्रीम कहेंगे या डाउनस्ट्रीम कहेंगे? या तो आप इसे पूरा बोलिए कि कोडिंग रीजन का अपस्ट्रीम और टेम्पलेट रीजन का डाउनस्ट्रीम, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम उसको एक सिंपल वे में इससे नाम देते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड से। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर बताना हो तो आप क्या बोलोगे कि जो आपका प्रोमोटर रीजन होता है वो कहाँ पे होता है? आपके कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम में। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके सामने आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अब क्षार आते जाते हैं। मैंने आपको बताया था इसकी जो तो अल्फ़ा चेन होती हैं वो सिग्मा फैक्टर को जुड़ने का स्थान देती हैं। बीटा डैश जो होता है वो आपके इस टेम्पलेट के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ भी वही प्रोसेस है ना, यहाँ भी बबल्स बनेगा, खुलेगा, तो उसको दोबारा अनवाइंड नहीं होने देना है, दोबारा इसको मुड़ने नहीं देना है, ओपन रखना है। जब ओपन रहेगा तभी इसमें आरएनए बनेगा। तो जो इस आरएनए पॉलीमरेज की बीटा डैश चेन होती है वो इसको इसके साथ जुड़ जाती है, इसको पकड़ के रखती है। ठीक है, और जो बीटा चेन होती है वो न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का काम करती है। तो अब क्या होता है,
अब यहाँ पे आपके क्षार आते जाते हैं और ये क्षार जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये आपके क्षार जुड़ते चले जा रहे हैं और जब स्टार्ट हो जाता है तो ये जो आपका सिग्मा फैक्टर ये अलग हो जाता है। अब सिग्मा फैक्टर नहीं रहेगा, अब ये आपका केवल आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, सिग्मा फैक्टर आपका बाहर आ गया है, ठीक है। और ये आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और आगे चेन बनती रहेगी, ठीक है। चेन बनती रहेगी और पीछे ये फिर फोल्ड होता रहेगा, आगे खुलता रहेगा, पीछे ये फोल्ड होता रहेगा, आरएनए इसमें बनता रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब ये आपका टर्मिनेटर रीजन आ गया। टर्मिनेटर रीजन यानी अब यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस रुकनी है तो यहाँ पे भी कुछ सिग्नल होते हैं, ठीक है, जो उसको अब बोलते हैं पॉलीमरेज को कि अब हमें चेन नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे से आगे फिर चेन बनना रुक जाता है, इसको हम टर्मिनेटर रीजन कहते हैं। तो टर्मिनेटर रीजन के लिए जो है एक और हमारे पास फैक्टर होता है। जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुँचता है, इस पर एक दूसरा फैक्टर आके जुड़ जाता है। उस फैक्टर को मैं जो है आपको सपोज दिखाती हूँ प्लस साइन से, ठीक है। ये रो फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, रो फैक्टर, ये नाम दिया गया है। तो रो फैक्टर आके इससे जुड़ जाता है, रो फैक्टर आके आपका आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है और इसको अब जब इसके साथ ये आके जुड़ जाता है तो इसकी चेन जो होती हैं, जो पॉलीपेप्टाइड बना रही थी वो पॉलीपेप्टाइड नहीं बना पाती है, ठीक है। उसके बाद ये चेन बननी स्टॉप हो जाती है और ये जो चेन बनी होती है ये यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये आपका नया जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है, हम यहाँ पे बात मैसेंजर आरएनए की कर रहे हैं, तो ये मैसेंजर आरएनए आपका बाहर आ जाता है न्यूक्लियस से, बाहर आ जाता है। खैर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे, ये बाहर ही होता है, क्योंकि आप जानते हो प्रोकैरियोट्स में कोई भी प्रॉपर केंद्रक नहीं होता है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं प्रोकैरियोट्स में आपको बता रही हूँ, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स है आपका, यहीं पे आपका क्या बन रहा है, आरएनए बनता चला जाता है। देखिए प्रोकैरियोट्स में एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आरएनए इसमें सिंथेसिस होती जा रही है 5' to 3' डायरेक्शन में, ठीक है। और जो आरएनए बनता जा रहा है वो यहाँ पे 70s राइबोसोम्स के साथ जुड़ते जुड़ते जाता है और प्रोटीन भी बनती रहती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के केस में आरएनए कहाँ बनता है, जीवद्रव्य में ही बनता है, और जीवद्रव्य में बनता है और उसके बाद जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया होती है वो भी लगातार होती रहती है। यानी ये नहीं है कि रुक के हो रही है, बल्कि एक तरफ से आरएनए बनता है और दूसरी तरफ से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो था आपका प्रोकैरियोट्स में आरएनए का बनना। कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो जीन होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि इसमें बहुत प्रकार की इतने ही रीज़न में मैं अगर आपको बताऊं, इतने ही रीज़न में ये जो मैसेंजर आरएनए बना है, ठीक है। अगर मैं इससे प्रोटीन की बात करूं तो इसमें आपको कई प्रकार की प्रोटीन मिलेगी, इनको मैं कलर से डिनोट कर रही हूँ। एक प्रोटीन ये है, सेकंड प्रोटीन, ठीक है, ये आपकी थर्ड प्रोटीन, ये आपकी फोर्थ प्रोटीन। तो यानी कि इसके एक ही पोर्शन में कई प्रकार के प्रोटीन्स हैं, क्योंकि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे इसमें, ये तो सारी इम्पॉर्टेंट बातें हो गई हैं, बात करते हैं अब हम प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट्स की बात करते हैं, ठीक है। एक चीज़ इसमें मैं और ऊपर आपको बताना चाह रही थी, जैसे हमको यहाँ क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। एक तो हमें आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, दूसरा मैंने बोला हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, और तीसरा यहाँ पे हमें कुछ एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं आयन फॉर्म में, ठीक है। हमें कुछ आयन चाहिए होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं, कुछ हमें आयन चाहिए होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि ये एंजाइम की प्रोसेस है। आरएनए पॉलीमरेज भी आपका एक एंजाइम ही है। तो यहाँ पे दो हमें आयन याद रखने हैं, मेटल के आयन, एक है मैग्नीशियम 2+ या मैग्नीज। हमें इन दोनों में से कोई भी एक आयन हमको यहाँ पे चाहिए होता है, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऊपर छूट गया था। तो ये क्या काम करते हैं, ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, एंजाइम को सक्रिय बनाते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार से ये क्रिया होती है। देखिए, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में भी यही प्रोसेस चलती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बताया था मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होता है, जीन होता है। तो एक प्रकार की प्रोटीन बनेगी, ठीक है। और वो जो एक प्रकार की प्रोटीन बनती है उसमें कल मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी सीक्वेंस होती हैं जो प्रोटीन नहीं बनाती हैं, जिन्हें हम एंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन नहीं बनाती है उसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है, उसको स्प्लाइसिंग करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो क्या है, वो यूज़लेस पार्ट है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात, यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स में ये लीनियर अरेंजमेंट होता है, ये बबल्स बनता है, ठीक है, सेम वे जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। और वही आपका 5'3' डायरेक्शन में प्रोसेस स्टार्ट होती है। सपोज़ ये इस डायरेक्शन में आपका आरएनए बन रहा है, तो ये आरएनए जब बाहर निकलता है बन करके, ठीक है, ये आरएनए ये केंद्रक में बनता है, ये यूकैरियोटिक में ये केंद्रक में बनता है, G1 और G2 फेज़ में बनता है, ये कल आपको मैंने बताया हुआ है। जबकि प्रोकैरियोट में ये जीव द्रव्य में ही बनता है और तुरंत इसके बनने के साथ साथ ही प्रोटीन भी बनती रहती है। तो ये अगर एक मैसेंजर आरएनए की चेन मेरे को मिली है तो मैं इसको मैसेंजर आरएनए अभी इसको नहीं कहूँगी। एक हेट्रोजेनस आरएनए होता है तो हम इसे HNRNA कह देते हैं, क्योंकि इसमें अभी कुछ पार्ट ऐसा है जो हमारे काम का नहीं है। अब आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंट्रॉन है क्या। देखो, एंट्रॉन को ये माना जाता है कि ये एक विकास को दिखाता है, कि जैसे हमारा विकास धीरे धीरे हुआ तो जो हमारे यूज़ की प्रोटीन नहीं है उसको, जो हमारे यूज़ का मतलब आरएनए नहीं है, उसको हम एंट्रॉन कह देते हैं। यानी डीएनए की चेन में जो क्षार हमारे यूज़ के नहीं हैं पर वो हमारे अंदर क्यों आ गए, कि वो हमारे विकास को दिखाते हैं कि हम इनसे बने हैं, तो इनसे बने हैं तो उनकी चीज़ हमारे अंदर है। जैसे आप जानते हो कि हमारे कान का जो पिन्ना है वो हमारे क्या अब यूज़ का नहीं है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम ऐसे जानवरों से इवॉल्व हुए हैं जिनके कान के पिन्ने बड़े बड़े होते थे, यानी जो चौपाया थे, जो हाथ ऊपर नहीं कर पाते थे, तो कान के पिन्ने को वो यूज़ करते थे हवा करने के लिए, अपने इंसेक्ट को भगाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन अब वो क्या है, इंसान के शरीर में अब हाथ, इंसान अब दो पाया हो गया है, दो पैरों पे बाइपेडल हो चुका है, दो पैरों पे खड़ा रह सकता है, तो वो अपने हैंड का यूज़ करता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, अवशेषी अंग बनता जा रहा है, ठीक है। और ऐसी पुच्छ कर स्वरूप जो हमें होती है, पूंछ की जो हड्डी होती है हमारे बॉडी में आज भी मौजूद है, लेकिन उसकी ज़रूरत हमको नहीं होती है। तो ये तो हमारे एक्सटर्नल अपीयरेंस है जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन जीन में भी कुछ जीन ऐसे होते हैं जो हमारे पूर्वजों के हैं, जिनसे हम इवॉल्व हुए हैं, लेकिन उनकी प्रोटीन की ज़रूरत अब हमें नहीं है, उन्हें ही हम एंट्रॉन कहते हैं। और ये केवल किस में मिल रहा है आपको, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स तो ऐसी सेल है जो विकसित होते ही बन चुकी थी। जब धरती पर जीवन स्टार्ट हुआ तो पहले प्रोकैरियोट्स ही बने, आर्कीबैक्टीरिया जो जिनको हम कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स तो एक तरीके से क्या है कि न्यूली फॉर्म सेल है, वो किसी से विकसित नहीं हुई है, वो पहले बनी हुई सेल है। तो और यूकैरियोट क्या है, यूकैरियोट्स तो बहुत प्रकार से विकसित हुई है, पता नहीं कितने कितने प्रकार के जीन उसमें हुए होंगे, कितने प्रकार की प्रोटीन उसमें बनी होंगी। तो इंट्रॉन वो जीन है जो हमारे यूज़ के नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे डीएनए में वो मौजूद है। तो उनको हटाना पड़ता है। तो एक्सॉन और एंट्रॉन मैंने आपको बताया था, तो इसमें से एंट्रॉन को हटाना पड़ता है और हटाने के बाद तब हमें मैसेंजर आरएनए मिलता है। तो ये कैसे होता है इसको मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊँगी। अभी मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि आपको इसको किस तरीके से आप लिखना है, बनाना आपको यही है, मेन बातें इसमें यही है, नया इसमें कुछ नहीं है। जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें जब स्टार्ट पॉइंट होता है उसको हम प्रमोटर रीजन कहते हैं। प्रमोटर रीजन में थायमीन, एडेनिन ज़्यादा होते हैं, और इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ता है, सिग्मा यूनिट, ठीक है। तो इसको हम जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं आरंभन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं डीएनए को पहचानना और आरएनए सिंथेसिस का आरंभन।
ठीक है, पहली हेडिंग जो आपकी होगी वो यही होगी। ठीक है, दूसरा हमारा होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन यानी चेन का निर्माण। इलोंगेशन क्या है? नई चेन का निर्माण। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा है समापन। जब आरएनए चेन बन जाती है तो समापन कैसे होता है? रो फैक्टर के द्वारा ये होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो अंतर है वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक अंतर और आपका यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स में आपका सिग्मा यूनिट नहीं पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोट्स में जब भी यहाँ पे आरंभ होगा, आरएनए पॉलीमरेज ये है, तो यहाँ पे आप क्या नहीं जोड़ोगे? सिग्मा नहीं जोड़ोगे। यहाँ पे आपकी क्या जुड़ती हैं? कुछ प्रोटीन कारक जुड़ते हैं। ये अंतर होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। यहाँ पे प्रोटीन कारक जुड़ते हैं जो इस चेन को फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है? प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन होता है, इसमें मोनोसिस्ट्रोनिक जीन होता है। इसमें मैसेंजर आरएनए जब सीधे नहीं बनता है, पहले एचएनआरएनए बनता है जिसमें से इंट्रॉन्स को हटाना पड़ता है, फिर मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, तीसरा अंतर क्या है कि इसमें आपका आरएनए जीव द्रव्य में बन रहा है, प्रोकैरियोट्स में जीव द्रव्य में बन रहा है। इसमें यूकैरियोट्स में आपका मैसेंजर आरएनए कहाँ बन रहा है? एचएनआरएनए कहाँ बन रहा है? केंद्रक में बन रहा है। ठीक है, चौथा अंतर क्या है कि इसमें मैसेंजर आरएनए बनता जाता है और साथ साथ प्रोटीन का निर्माण भी होता रहता है। इसमें क्या होता है? इसमें पहले मैसेंजर आरएनए बन जाता है और मैसेंजर आरएनए बनने के बाद जब वो जीव द्रव्य में आता है फिर जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये आपके मुख्य अंतर हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ठीक, और यहाँ पे कौन कौन से आयन यूज़ होते हैं? मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक, इससे आगे कल मैं आपको बताऊँगी कि ये जो आरएनए स्प्लाइसिंग होती है एचएनआरएनए, यूकैरियोट में जो एचएनआरएनए बनता है उसको मैसेंजर आरएनए में कैसे बदलते हैं, और आरएनए के प्रकार भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम कल मैं आपको पढ़ाऊँगी वो मैं आपको ये बताऊँगी, क्या डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या आरएनए से डीएनए भी बन सकता है? डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो एक रिवर्स प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी आरएनए से डीएनए का बनना, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिज्म कहते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको आरएनए के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।